जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक ऐसी लकीर जो असल में जमीन पर कहीं मौजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये तय करती है कि देश के किस हिस्से में आज भारी बारिश होगी और कहाँ भयंकर लू चलेगी। एकदम सही कहा आपने, और यही कारण है कि आज का हमारा ये डिजिटल क्लासरूम सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे सामने जो पीडीएफ प्रेजेंटेशन है उसका मुख्य विषय है कर्क रेखा, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। राइट। और यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, बल्कि पूरे भारत की जलवायु को समझने की एक चाबी है। अब हम स्लाइड 2 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है परिचय, कर्क रेखा क्या है। यहाँ 4 बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला, ये एक काल्पनिक रेखा है। दूसरा, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। राइट। तीसरा पॉइंट है कि यह भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और चौथा, ये देश की जलवायु और भूगोल को 2 मुख्य भागों में बांटती है। चलिए इन बिंदुओं को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली बात, पृथ्वी पर असल में ऐसी कोई लकीर नहीं खींची गई है। ये सिर्फ हमारे अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई एक इमेजिनरी लाइन है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी ने बीच में भूमध्य रेखा रूपी एक बेल्ट पहनी है, तो कर्क रेखा उसके ठीक ऊपर शर्ट की जेब की तरह है। क्या ये एनालॉजी सही रहेगी? हाँ, ये शर्ट की जेब वाली तुलना काफी सटीक है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर के उत्तरी हिस्से में है। और सबसे बड़ी बात, भारत के ठीक बीच से गुजरने के कारण ये देश को 2 अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है। मतलब निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा। बिल्कुल। रेखा के नीचे का हिस्सा ज्यादातर गर्म रहता है और ऊपरी हिस्से में मौसम बदलते रहते हैं। तो अब हम स्लाइड 3 देख रहे हैं। कर्क रेखा की सटीक परिभाषा। इसमें लिखा है कि इसका अक्षांश 23.5 डिग्री N है। इसका खगोलीय महत्व ये है कि यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और इसके निर्माण का कारण है पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव। देखिए, मौसम इस काल्पनिक लकीर को नहीं देखता, मौसम देखता है सूरज को। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड पर स्थित है। ओके। और तकनीकी शब्दों में कहें तो इसका खगोलीय महत्व ये है कि यहाँ पृथ्वी का वो सबसे उत्तरी बिंदु है जहाँ सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती हैं। ये लंबवत किरणों का मतलब एकदम 90 डिग्री पर? हाँ, बिल्कुल सीधे सिर के ऊपर। कर्क रेखा वो आखिरी किनारा है जहां साल में सूरज कम से कम एक बार बिल्कुल सीधा चमकता है। इसके और उत्तर में जाएंगे तो किरणें तिरछी हो जाती हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव ही इस रेखा के अस्तित्व का असली कारण है। अच्छा, तो ये झुकाव ही सारा खेल कर रहा है। बिल्कुल। अब आते हैं एक ऐतिहासिक रहस्य पर। अब हम स्लाइड 4 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है इतिहास, कर्क रेखा नाम कैसे पड़ा। यहाँ 3 पॉइंट्स है। 2000 वर्ष पहले की स्थिति सूर्य कर्क राशि में था, वर्तमान स्थिति सूर्य वृष राशि में है। और ट्रोपो शब्द की उत्पत्ति, जिसका अर्थ है बदलाव। राइट। कि अगर सूरज अब वृष राशि में पहुंच गया है तो फिर इसका नाम बदलकर वृष रेखा क्यों नहीं कर दिया गया? ये विज्ञान और इतिहास का बहुत ही मजेदार टकराव है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें अयन गति या एक्सियल प्रोसेशन को समझना होगा। ये क्या होता है? जैसे एक घूमता हुआ लट्टू अपनी धुरी पर हल्का हल्का डगमगाता है ना, हाँ, वैसे ही पृथ्वी भी अपने अक्ष पर बहुत धीमी गति से डगमगाती है। और इस एक डगमगाहट का चक्कर पूरा होने में करीब 26,000 साल लगते हैं। तो 2000 साल पहले जब इसका नाम रखा गया था, तब जून में सूरज के ठीक पीछे कर्क राशि यानी कैंसर कॉन्स्टलेशन के तारे होते थे। अच्छा, और अब वो खिसक गए हैं? बिल्कुल। आज वो खिसककर वृष राशि यानी टॉरस में आ गया है। लेकिन इतने सालों में भूगोल, नेविगेशन और ऐतिहासिक किताबों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम इतनी गहराई से छप चुका था कि वैज्ञानिकों ने पुरानी परंपरा के सम्मान में वही नाम बरकरार रखा। क्या बात है। मतलब किताबें अपडेट करना ज्यादा मुश्किल था। अब हम स्लाइड 5 देख रहे हैं। मूल अवधारणा, ये कैसे काम करती है। यहाँ 4 पॉइंट्स हैं। पहला, झुकाव। दूसरा, सीधी किरणें जो 21 जून को पड़ती हैं। हाँ। तीसरा, उत्तरी संक्रांति जिसे समर सॉल्स्टिस कहते हैं। और चौथा, इसका प्रभाव, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो 21 जून सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये समर सॉल्स्टिस पूरे पर्यावरण का चक्र तय करता है। वो कैसे? क्योंकि जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध को सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी मिलती है। परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर आता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है।
21 जून। बिल्कुल, और रात सबसे छोटी होती है। यही इसकी मूल अवधारणा है। चलिए अब कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। अब हम स्लाइड 6 देख रहे हैं, कर्क रेखा की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। 3 महाद्वीप, 17 देश और 6 जल निकाय। और भारत में इसकी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर लिखी है। ये आंकड़े बहुत ही विशाल हैं। 3214 किलोमीटर। ये रेखा भारत को पश्चिम से पूर्व तक पूरी तरह से चीरती हुई निकलती है। वाकई 3214 किलोमीटर बहुत होता है। हाँ, और ये एकमात्र प्रमुख अक्षांश रेखा है जो हमारे देश के एकदम मध्य से गुजरती है। यही इसे इतनी अहमियत देता है। अब हम स्लाइड 7 देख रहे हैं, भारत के 8 राज्य पश्चिम से पूर्व यात्रा। मैं लिस्ट पढ़ती हूँ, इसमें विशिष्ट स्थानों के नाम भी हैं। सबसे पहले पश्चिम में गुजरात का जसदान, फिर राजस्थान का कालिंजर, उसके बाद मध्य प्रदेश का शाजापुर, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है सबसे लंबी सीमा। इस पर ध्यान दीजिएगा। जी। फिर छत्तीसगढ़ का सोनहट, झारखंड का लोहरदगा, पश्चिम बंगाल का कृष्णनगर, आगे नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा का उदयपुर, जहाँ लिखा है सबसे निकट, और अंत में मिजोरम का चम्फाई। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में अब सीधे सवाल पूछना बंद हो गया है। जी। वो ये नहीं पूछते कि कौन से राज्य हैं, वो पूछेंगे कि पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है। अच्छा, मतलब सीक्वेंस याद होना जरूरी है। बिल्कुल। और ये जो बारीक तथ्य आपने पढ़े ना, जैसे मध्य प्रदेश में सबसे लंबी सीमा का होना या त्रिपुरा का उदयपुर शहर रेखा के सबसे निकट होना। और अगर भारत के अंदर इतने तथ्य हैं, तो दुनिया का क्या हाल होगा? अब हम स्लाइड 8 देख रहे हैं, वैश्विक विस्तार, महाद्वीप और देश। यहाँ पूरी लिस्ट है। हाँ, ये लिस्ट थोड़ी लंबी है पर जरूरी है। मैं पढ़ती हूँ। उत्तरी अमेरिका में मेक्सिको और बाहामास, अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजर, माली, पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया। फिर एशिया में भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ताइवान, ओमान, यूएई और सऊदी अरब। और जल निकाय। हाँ, 5 जल निकाय भी लिखे हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर और मेक्सिको की खाड़ी। बाप रे, इसे याद करना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसकी विशालता पर एक नजर डालिए। ये मेक्सिको के रेगिस्तानों से लेकर ताइवान के समुद्र तक फैली है। छात्रों को इसे मैप पर बार बार देखकर विजुअलाइज करना चाहिए। सही कहा। अब हम स्लाइड 9 देख रहे हैं, भारत की जलवायु पर प्रभाव। यहाँ एक प्रक्रिया दी गई है, तापमान वृद्धि, जिससे निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर बनता है, जो मॉनसून का आकर्षण करता है, और फिर मॉनसूनी वर्षा होती है। राइट। और नीचे लिखा है कि यह भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बांटती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आखिर मॉनसून भारत आता कैसे है। देखिए, कर्क रेखा की ये जो भीषण गर्मी है ना, ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है। वैक्यूम क्लीनर, वो कैसे? जब जमीन अत्यधिक गर्म होती है तो हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। वहां एक खालीपन या लो प्रेशर बन जाता है। अब इस खालीपन को भरने के लिए समुद्र की तरफ से ठंडी और नमी वाली हवाएं तेजी से जमीन की तरफ दौड़ती हैं। अगर कर्क रेखा की गर्मी से वो वैक्यूम नहीं बनता तो समुद्री हवाएं कभी खिंची नहीं आती। अब हम स्लाइड 10 देख रहे हैं, महत्वपूर्ण भौगोलिक उदाहरण। ये तो सीधे क्विज वाले सवाल लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें पहला है माही नदी, जो यू आकार में 2 बार काटती है। दूसरा, निकटतम शहर त्रिपुरा का उदयपुर। तीसरा, राजधानी शहर, जिसमें लिखा है रांची एकदम ऊपर है और गांधीनगर और भोपाल करीब है। और चौथा है मध्य प्रदेश का वर्चस्व, जहां से 14 जिलों से गुजरती है। छात्रों को ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये ट्रिविया अक्सर सीधे परीक्षाओं में आते हैं। माही नदी वाला सवाल तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी 2 बार काटती है, और रांची की सटीक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम स्लाइड 11 देख रहे हैं, अध्ययन और जीवन में महत्व। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। ऋतु चक्र, कृषि विविधता, जिसमें एमपी में सोयाबीन का उदाहरण है, सूर्य का प्रकाश, और हृदय प्रदेश यानी एमपी और छत्तीसगढ़ की पारिस्थितिकी की समझ। देखिए, ये रेखा केवल भूगोल नहीं है, ये हमारी दिनचर्या और भोजन को तय करती है। मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन की इतनी अच्छी फसल होती है, वो इसी रेखा द्वारा बनाई गई जलवायु का परिणाम है। मतलब ये लकीर तय करती है कि हम क्या खाएंगे। बिल्कुल। और हमें कब स्वेटर पहनना है और कब एसी चलाना है, ये भी यही तय करती है। अब हम स्लाइड 12 देख रहे हैं, भारत के लिए भौगोलिक लाभ। यहाँ 4 लाभ लिखे हैं। कृषि प्रधान देश, जैव विविधता, सुखद तटीय जीवन और जल संसाधन,
जिसमें नर्मदा और ताप्ती का उदाहरण दिया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि कर्क रेखा के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था, विशेषकर हमारी कृषि, इतनी मजबूत है। मानसूनी बारिश से नदियां भरती हैं और वही पानी हमारे खेतों तक पहुंचता है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब हम स्लाइड 13 देख रहे हैं, प्रमुख चुनौतियां और समस्याएं। यहाँ खतरे बताए गए हैं। अत्यधिक गर्मी, जैसे थार मरुस्थल की हीट वेव, जलवायु परिवर्तन, चक्रवातों का खतरा और असंतुलित वर्षा यानी सूखा और अचानक बाढ़। हाँ, ये हिस्सा पर्यावरण संकट की गंभीरता को समझाता है। जो कर्क रेखा हमारे लिए मॉनसून लाने वाला वरदान थी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब वो ही एक चुनौती भी बन रही है। मतलब एक्सट्रीम वेदर। बिल्कुल। गर्मी बढ़ रही है तो थार में जानलेवा लू चल रही है, समुद्र गर्म हो रहे हैं तो खतरनाक चक्रवात आ रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या है असंतुलित वर्षा। कहीं सूखा तो कहीं अचानक बाढ़। ये तो वाकई चिंताजनक है। खैर, अब हम स्लाइड 14 देख रहे हैं, क्विक रिवीजन शॉर्ट ट्रिक। और यहाँ जो ट्रिक है वो है मगरमच्छ झपटा। ये बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल और टा से त्रिपुरा। जब एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है ना, और 4 मिलते जुलते ऑप्शन सामने होते हैं, तब ऐसी मजेदार और उपयोगी तकनीक बहुत काम आती है। बस ये याद रहे कि ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में नहीं है, लेकिन 8 राज्यों को याद रखने के लिए बेस्ट है। मध्य प्रदेश और कर्क रेखा। यहाँ लिखा है कि एमपी में इसका सर्वाधिक विस्तार है। भोपाल एकमात्र संभाग है जिसके सभी जिलों से ये गुजरती है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। और यहाँ 14 जिलों के नाम हैं। मैं एक एक करके पढ़ती हूँ। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। जो छात्र स्टेट पीएससी, खासकर एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस स्लाइड का विशेष महत्व है। आपको ये 14 नाम कंठस्थ होने चाहिए। और ये भी याद रखना है कि भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके हर जिले को ये रेखा छूती है। चलिए, तो अब हम अपनी आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 16 पर आ गए हैं। निष्कर्ष, समरी। यहाँ 4 बातों में पूरी क्लास को समेटा गया है। जलवायु, ये मानसून का इंजन है। विस्तार, 8 राज्य, 14 एमपी के जिले, 17 देश। हाँ। उदाहरण, माही नदी और रांची उदयपुर। और अंतिम विचार कि ये हमारे अस्तित्व का आधार है। तो इसका कुल अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि कर्क रेखा केवल एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की धड़कन है। ये एक इंजन है जो मानसून को खींचता है। बिल्कुल। और ये हमारी कृषि और अर्थव्यवस्था का आधार है। लेकिन क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको सोचने के लिए एक नया बिंदु देना चाहता हूँ। वो क्या? सोचिए, अगर हजारों साल बाद अयन गति या एक्सियल प्रिसेशन के कारण पृथ्वी का ये झुकाव 23.5 डिग्री से बदल गया, तो क्या भारत का मानसून और हमारी पूरी कृषि व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी? बाप रे! ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपको खुद विचार करना चाहिए। वाकई ये बहुत ही गहरा विचार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं